आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल MP एग्ज़ाम्स बाय हेमंत पर। और इस चैनल पे जो हम प्रिपरेशन करने वाले हैं वो है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 की। इससे संबंधित सारी चीज़ें को हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं हम जीके के क्वेश्चंस को। तो लगभग 100 क्वेश्चंस में से 35 से 36 क्वेश्चन जीके के आएंगे और इन जीके के क्वेश्चंस को हम प्रिपेयर करने वाले हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से। सबसे पहले कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 के सारे प्रश्नों को देखेंगे, फिर उससे पहले जो परीक्षा हुई थी और 2022-23 की पटवारी या जो भी एग्ज़ाम हुई है जिसमें एमपी से संबंधित सारे प्रश्नों को हम पढ़ने वाले हैं। और एमपी साइंस और जीके के क्वेश्चंस को इसमें सम्मिलित किया है। इस लेक्चर सीरीज़ का एकमात्र उद्देश्य यह है कि जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस अगर एज इट इज़ रिपीट होते हैं तो आपके गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एग्ज़ाम में लगभग अगर 35 क्वेश्चन आना है जीके और जीएस और एमपी जीके के, तो लगभग 7 से 8 क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होने वाले। तो उन 7 से 8 या 10 क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए पूरी बुक पढ़ने के बजाय सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को देख लेना चाहिए, ताकि वो क्वेश्चन किसी भी कंडीशन में आपके गलत ना हो। तो इस वीडियो में हम लगभग 120-30 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और ये जो फॉर्मेट होगा लेक्चर का वो होगा वन लाइनर सीरीज़ के रूप में। वन लाइनर इसलिए क्योंकि ऑप्शंस और आपको टाइम देने में ज़्यादा समय जाएगा, इसलिए सीधे वन लाइनर को याद करना है। क्वेश्चंस को वन लाइनर फॉर्मेट में तैयार किया गया है। स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर। ये 2022 के कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का समावेश है। पहला क्वेश्चन आया था, कोलाकली लक्षद्वीप से कैसे संबंधित है। कोलाकली लक्षद्वीप से किस प्रकार से संबंधित है, तो इसका आंसर है यह लक्षद्वीप का लोक नृत्य है। याद रखना है कोलाकली किस राज्य का लोक नृत्य है, तो कोलाकली लक्षद्वीप का लोक नृत्य है। इसके अलावा कोलाकली गोवा का भी लोक नृत्य है। अगर एग्ज़ाम में ऑप्शन में लक्षद्वीप ना हो तो कोलाकली के लिए दोनों आंसर याद रखना है। कोलाकली के लिए आंसर रहेगा लक्षद्वीप और गोवा। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो जो राष्ट्रीय खेल थे भारत में कब शुरू हुए, राष्ट्रीय खेल भारत में शुरू हुए थे सन 1924 में। सन 1924 में राष्ट्रीय खेलों का पहला संस्करण प्रारंभ हुआ था। और इससे रिलेटेड एक और चीज़ ध्यान रखना है, अगर आपसे वर्तमान में पूछ लिया जाए कि 37वें नेशनल गेम्स, 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ होने वाला है, तो 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होने वाला है गोवा में। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में सन 2023 में आयोजित किया जाने वाला है। और इससे पहले वाला 36वां संस्करण कहाँ पे हुआ था, तो 36वां हुआ था गुजरात में। एग्ज़ाम में पूछा जाते हैं राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ पे हुआ, तो सबसे पहले कब स्टार्ट हुए, सबसे पहले प्रारंभ हुए 1924 में। और 37वां राष्ट्रीय खेल हुआ होने वाला है गोवा में और 36वां हुआ था गुजरात में। एशियन खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था, तो जो एशियाई खेल थे उसमें पहला स्वर्ण पदक जीता था भारत की तरफ से सचिन नाग ने। और सचिन नाग थे तैराक। सचिन नाग ने तैराकी में सबसे पहला स्वर्ण पदक जीता था एशियन गेम्स का। इम्पॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो पहला स्वर्ण पदक सचिन नाग ने जीता था ये कब जीता था, 1951 में। और ये एशियन गेम्स हुए थे न्यू दिल्ली में। ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे जीता था, तो 1951 में जो न्यू दिल्ली में एशियन खेलों का आयोजन किया गया था वहीं पे सचिन नाग ने पहला स्वर्ण पदक तैराकी में जीता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करंट से रिलेटेड पूछा गया था कांस्टेबल की परीक्षा में। उसमें यह पूछा था कि आईएमएफ ने भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान बताया है। तो अब इससे रिलेटेड नया डाटा है वो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। पर फिर भी मैं आईएमएफ से रिलेटेड आपको एक फैक्ट बता देता हूँ। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय एग्ज़ाम में पूछा जाता है वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी में। और इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो इसके सदस्य देश है 190। दोनों ही चीज़ याद रखना है, 190 आईएमएफ के सदस्य हैं और वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। फिर नेक्स्ट है, क्वेश्चन था स्पोर्ट्स से रिलेटेड। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन सा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट संबंधित खेल कोर्ट से संबंधित नहीं है। मतलब कि अलग अलग जो टेनिस ग्रैंड स्लैम होते हैं वो अलग अलग सतह या अलग अलग ग्राउंड पे होते हैं, उसके नाम अलग अलग हैं। जैसे कि विंबलडन कहाँ होता है, घास में होता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन हार्ड कोर्ट में होता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट में होता है। उसी प्रकार से यूएस ओपन कहाँ पे होता है, तो ऑप्शन में दिया गया था यूएस ओपन होता है क्ले कोर्ट में, जो बिल्कुल गलत है, जबकि यूएस ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। तो दो ग्रैंड स्लैम कौन कौन से हैं, एक तो यूएस
और ऑस्ट्रेलियन दोनों ही हार्ड कोर्ट पे होते हैं, जबकि फ्रेंच ओपन जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, तो फ्रेंच ओपन होता है क्ले कोर्ट पर और विंबलडन होता है हरी घास पे। फिर नेक्स्ट है लघु वित्त बैंक। लघु वित्त बैंक प्रारंभ करने की अधिकतम पूंजी या पेड अप कैपिटल कितनी होनी चाहिए? तो लघु वित्त बैंकों की प्रारंभ करने की अधिकतम पूंजी होती है 100 करोड़। नेक्स्ट पूछा है एमपी से रिलेटेड क्वेश्चन, भारत भवन मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो भारत भवन स्थित है भोपाल में। अब भारत भवन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है। यह भी पूछा जा सकता है कि भारत भवन के वास्तुकार कौन थे? तो भारत भवन के वास्तुकार याद रखना है चार्ल्स कोरिया थे। और भारत भवन की स्थापना या उद्घाटन कब हुआ? तो 1982 में बनकर तैयार हो गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है तानसेन को कहाँ दफनाया गया था? मतलब कि तानसेन का मकबरा कहाँ पे है? तो तानसेन को जहाँ दफनाया गया था वह स्थान है ग्वालियर में। तानसेन से रिलेटेड एक चीज़ बता देता हूँ कि तानसेन की मृत्यु हुई थी आगरा में सन 1586 में। तानसेन की मृत्यु हुई थी सन 1586 में और स्थान क्या था? आगरा। किंतु उन्हें दफनाया कहाँ गया? दफनाया गया ग्वालियर में। और तानसेन का मकबरा है, तानसेन की समाधि कहाँ पे है? यह ग्वालियर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी पुस्तक श्री हरिशंकर परसाई की पुस्तक नहीं है? तो श्री हरिशंकर परसाई की जो पुस्तक नहीं है वह कौन सी है? तो 4 ऑप्शन में जो इनकी किताबें दी गई थी उनके नाम है अपनी अपनी बीमारी। अपनी अपनी बीमारी किसकी पुस्तक है? परसाई जी की है। निठल्ले की डायरी भी परसाई जी की है। आवारा भीड़ के खतरे भी परसाई जी की पुस्तक का नाम है। किंतु जीप पर सवार इल्लियाँ ये पुस्तक हरिशंकर परसाई जी की नहीं है, इसलिए यह इसका सही आंसर होगा। ये किसकी बुक है? यह बुक है शरद जोशी की। आपसे पूछा जा सकता है शरद जोशी, तो आपको रचना ध्यान रखना है। जीप पर सवार इल्लियाँ किसकी बुक है? जीप पर सवार इल्लियाँ बुक है शरद जोशी की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जय विलास महल किस स्थान पर है? तो जय विलास महल यह स्थित है कहाँ पर? ग्वालियर में। जय विलास महल स्थित है ग्वालियर में। इससे रिलेटेड एक फैक्ट और ध्यान रखिए कि जय विलास महल का निर्माण किसने कराया था? तो यह निर्माण कराया था जीवाराव सिंधिया ने। जयाजीराव सिंधिया ने इसका निर्माण करवाया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गौहर महल कहाँ है? गौहर महल है भोपाल में। और गौहर महल की निर्माण किसने करवाया था? तो गौहर महल का निर्माण करवाया था बेगम कुदसिया ने या कुदसिया बेगम ने। पीथमपुर में पहला ग्रीनफील्ड विशेष आर्थिक क्षेत्र भारत का कौन सा ग्रीनफील्ड विशेष आर्थिक क्षेत्र था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यह था भारत का चौथा। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ग्रीनफील्ड विशेष आर्थिक क्षेत्र, तो पहला ग्रीनफील्ड विशेष आर्थिक क्षेत्र कब बना? तो जो फर्स्ट बना था ग्रीनफील्ड विशेष आर्थिक क्षेत्र यह गुजरात के अहमदाबाद में। पहला तो देश का कहाँ बना? गुजरात के अहमदाबाद में। और भारत का चौथा कहाँ पे बना? चौथा बना पीथमपुर में। और मध्य प्रदेश का प्रथम कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश का प्रथम भी पीथमपुर में है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का पहला ग्रीनफील्ड विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ पर है, तो यह पीथमपुर में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के चीनी के कटोरे के रूप में? तो मध्य प्रदेश का जो नरसिंहपुर जिला है यह मध्य प्रदेश में चीनी के कटोरे के रूप में जाना जाता है। और नरसिंहपुर जिला आता है जबलपुर संभाग के अंतर्गत। नरसिंहपुर से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, नरसिंहपुर में ही है बरमान का घाट। तो एग्जाम में पूछा जाए कि बरमान का घाट कहाँ है? नरसिंहपुर में। फिर नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्लेट पेंसिल उद्योग है? तो जो स्लेट पेंसिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध स्थान है वह है मंदसौर। स्लेट पेंसिल उद्योग के लिए फेमस स्थान है मंदसौर जिला। साल के पेड़ मध्य प्रदेश के किस भाग तक सीमित हैं? तो यह है पूर्वी भाग। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी भाग है उसमें साल के पेड़ सीमित हैं। उस विधि का नाम बताना है जिसके माध्यम से पीने के पानी को शुद्ध किया जाता है। तो पीने के पानी को शुद्ध किया जाता है और पीने के लिए सुरक्षित साबित होता है, जिसके कारण वह क्रिया है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण के कारण क्या हो जाता है? पानी शुद्ध हो जाता है। छोटे पारे वाले फिल्टर जो बैक्टीरिया को सीड जैसी संरचना में घुसने से रोकता है ताकि पीने योग्य पानी प्राप्त किया जा सके, तो यह कौन सा है? छोटे पारे वाले फिल्टर जो बैक्टीरिया को रोकते हैं उसका नाम है चीनी मिट्टी के बर्तन का फिल्टर। चीनी मिट्टी के बर्तन का फिल्टर पानी को शुद्ध बनाए रखता है और इसमें बैक्टीरिया को घुसने से रोकता है।
फिर शरीर की शारीरिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में गड़बड़ी को क्या कहते हैं? तो शारीरिक या मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में गड़बड़ी की स्थिति कहलाती है रोग। प्रत्येक रोग के कारण और लक्षण कैसे होते हैं? तो चाहे कोई भी रोग हो, हर रोग के कारण और लक्षण विशिष्ट होते हैं अपने आप में। डेंगू किसके कारण फैलता है? तो डेंगू मच्छरों के कारण फैलता है। और कौन से मच्छरों के कारण? तो डेंगू फैलता है एडीज मच्छरों के काटने से। विभिन्न स्थानों पर बीजों के बिखरने को बीजों के फैलाव के रूप में जाना जाता है। तो बीजों का जो फैलाव करते हैं उसमें कौन एजेंट या साधन का काम करते हैं? तो हवा से बीज फैलते हैं, पानी से भी फैलते हैं, और जानवर भी बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक या तो अपनी त्वचा पे कहीं से भी रगड़ के चले जाते हैं, या तितलियाँ इधर से उधर ले जाती हैं, कीड़े मकोड़े अपने साथ बीजों को उड़ा के ले जाते हैं, किंतु बिजली इसका एक साधन नहीं है। तो सही आंसर होगा बिजली। अच्छी उपज देने वाले पौधे प्राप्त करने के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? तो इसमें से विषम को चुनना है, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है जिससे हमें अच्छी उपज देने वाले पौधे प्राप्त करने के लिए अपनाना चाहिए। तो किसानों को स्वस्थ बीजों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। किसानों को जैव कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, ये भी सही है। सही प्रकार की मिट्टी व खाद का प्रयोग हो, ये भी सही है। किंतु जो ऑप्शन दिया गया है कि किसानों को कीटनाशक चाहिए, ये इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है, वर्गीकरण के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो वर्गीकरण के विज्ञान को कहा जाता है वर्गीकी या टेक्सोनॉमी। दोनों ही टर्म याद रखना है, कभी ऑप्शन में इंग्लिश में भी आ सकता है कि वर्गीकरण के विज्ञान को वर्गीकी या टेक्सोनॉमी कहा जाता है। अब इसमें से विषम को पहचानना है। ऑप्शन में थे हरे पौधे, शैवाल, क्लोरोप्लास्ट। ये चारों ही एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि हरे पौधों में, शैवाल में और क्लोरोप्लास्ट में, तीनों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, किंतु कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। खाद्य सुरक्षा के लिए स्वच्छ उपाय कौन सा है? तो खाद्य सुरक्षा के लिए स्वच्छ उपाय है खाद्य स्वच्छता। सीधा सा क्वेश्चन था, ऑप्शन में बिल्कुल ही बेढंगे ऑप्शन दिए गए थे। तो खाद्य सुरक्षा के लिए क्या ध्यान रखना है? खाद्य स्वच्छता। फिर क्वेश्चन में पूछा है, सीवेज युक्त प्रदूषित पानी पीने से कौन से 2 रोग हो जाते हैं? तो प्रदूषित पानी पीने से हैजा और टाइफाइड फैलता है। प्रदूषित पानी पीने से हैजा और टाइफाइड रोग होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस का कारण खालिस्तान बनता है। तो ये क्या है? आपको पहले ये पता होना चाहिए। जो क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस है, यह एक प्रकार का बैक्टीरिया है। ये क्या है? एक बैक्टीरिया है जो कि किसका कारण बनता है? खाद्य विषाक्तता, या इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग किसके कारण होता है? क्लोस्ट्रीडियम परफिंजेस के कारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि परिरक्षकों को खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थों में खराब होने से बचाने के लिए मिश्रित किया जा रहा है तो निम्न में से कौन सा गलत है? क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। जो खाने को सुरक्षित रखा जाता है तो उसमें कुछ परिरक्षक मिलाए जाते हैं जो कि खाने को सुरक्षित रखता है। उनके नाम में से कौन सा गलत है? तो डीडीटी बिल्कुल गलत है। डीडीटी फसलों में कीटनाशक के रूप को नष्ट करने के रूप में उपयोग की जाती है, जबकि एमएसजी एक क्या है? परिरक्षक है। बीएसटी भी एक परिरक्षक है और बीएचए भी एक परिरक्षक है। एमएसजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिरक्षक है जिसका उपयोग किस में किया जाता है? फूड को सुरक्षित रखने में या परिरक्षक के रूप में। एमएसजी का फुल फॉर्म पूछा जाए तो ध्यान रखना, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। एमएसजी का फुल फॉर्म क्या है? मोनोसोडियम ग्लूटामेट। और इसी के प्रकार आपको बीएसटी का भी ध्यान रखना होगा। इसका है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूनिन। ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टोल्यूनिन। ज्वार और सफ़ेद टमाटर क्या हैं? सफ़ेद मटर क्या हैं? तो ज्वार और सफ़ेद मटर होते हैं अनाज एवं दालें। ज्वार क्या है? अनाज है। और मटर क्या है? मटर एक प्रकार की दाल है। किसको हराने के बाद शेर शाह ने खुद को भारत का शासक घोषित किया था? हुमायूं को। हुमायूं को हराने के बाद शेर शाह ने क्या किया था? स्वयं को भारत का शासक घोषित कर दिया था। उत्तर वैदिक काल की गुरुकुल शिक्षा में कौन सा विषय शामिल नहीं था? तो समाजशास्त्र विषय गुरुकुल शिक्षा में उत्तर काल के दौरान शामिल नहीं था। किस सुल्तान के शासनकाल में यह स्पष्ट हुआ कि उत्तरी भारत एक अलग राज्य दिल्ली सल्तनत होगा? तो दिल्ली सल्तनत कब
स्थापित हुआ या कब से घोषित हुआ या कब से उस साम्राज्य को दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाने लगा, तो यह समय था इल्तुतमिश का। इल्तुतमिश ने ही क्या बोला है, दिल्ली सल्तनत। और इन्होंने किस वंश की स्थापना की थी, इन्होंने जो 5 फेमस वंश थे दिल्ली सल्तनत के, उसमें से सबसे पहले गुलाम वंश की स्थापना की थी 1206 में। तो दिल्ली सल्तनत के कौन कौन से 5 साम्राज्य थे वो भी आपको ध्यान रखना है, किंतु कौन से वंश की सर्वप्रथम स्थापना से ही दिल्ली सल्तनत की नींव ढली, तो यह था गुलाम वंश, और ये नींव डाली थी इल्तुतमिश ने सन 1206 में। निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का मछुआरा लोक नृत्य है, तो जो महाराष्ट्र का मछुआरों का लोक नृत्य है वह है कोली। महाराष्ट्र का मछुआरों का लोक नृत्य है कोली। निम्न में से कौन सा नृत्य दक्षिण भारतीय गुजरात के प्रसिद्ध डांडिया नृत्य के समकक्ष है, अर्थात जो गुजरात में डांडिया नृत्य होता है वैसा ही एक नृत्य दक्षिण भारत में भी होता है, इसका नाम है कोटम्मा। और ये कोटम्मा होता है किस राज्य में, आंध्र प्रदेश। कोटम्मा होता है आंध्र प्रदेश में। भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया, तो भारत ने सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था सन 1934 में। सन 1934 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया। और राष्ट्रमंडल खेल प्रारंभ कब से हुए थे, तो 1930 से। सबसे पहले जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे वो 1930 में प्रारंभ हुए थे, और भारत शामिल हुआ था राष्ट्रमंडल खेल 1934 में। अब कितने देश राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेते हैं, तो राष्ट्रमंडल खेलों में 11 देश भाग लेते हैं। 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो पहली भारतीय महिला जिसने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था एशियाई खेलों के दौरान, उनका नाम है कमलजीत संधू। कमलजीत संधू। ऐसे कितने राज्य हैं जिसमें भारत को एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिलता है, इस तरीके का एग्जाम में क्वेश्चन आया था जो कि बिल्कुल तरीके से सही नहीं था। इसको आप इस तरीके से ध्यान रखिए कि ऐसा कौन से 2 राज्य हैं जिनसे सर्वाधिक प्राप्त होता है, तो पहला राज्य है कर्नाटक। फर्स्ट राज्य है कौन सा, फर्स्ट याद रखना है आपको कर्नाटक, सबसे ज़्यादा जिससे एफडीआई प्राप्त होता है कर्नाटक में। और सेकंड नंबर पे है फर्स्ट नंबर पे है महाराष्ट्र, और सेकंड नंबर पे है कर्नाटक। थर्ड भी ध्यान रखिए, थर्ड है गुजरात। तो 3 ऐसे राज्य मध्य प्रदेश के, भारत के, जिनसे सर्वाधिक मात्रा में एफडीआई या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्राप्ति होती है, तो पहला महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक और तीसरा गुजरात। क्वेश्चन है, सर लुडविग गटमैन किस खेल के जनक थे, तो लुडविग गटमैन थे पैरालंपिक खेलों के जनक। इंपॉर्टेंट है, लुडविग गटमैन पैरालंपिक खेलों के जनक हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में सार्वधारिक हिस्सेदारी किसकी है, तो केंद्र सरकार की। जो आरआरबीज होते हैं, रीजनल रूरल बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसमें सर्वाधिक हिस्सेदारी केंद्र सरकार की ही होती है। वही क्वेश्चन यहाँ पे फिर से पूछ लिया गया था किसी शिफ्ट में कि भारत भवन का उद्घाटन किस वर्ष हुआ, तो भारत भवन का उद्घाटन हुआ था सन 1982 में। मध्य प्रदेश के खालिस्तान में मराठी साहित्य अकादमी है। ध्यान रखना है, मराठी साहित्य अकादमी के बारे में बोल रहा है, तो मराठी साहित्य अकादमी है भोपाल में। मराठी साहित्य अकादमी है भोपाल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि श्री शरद जोशी जो कि क्या है, एक लेखक, उनकी कौन सी फेमस कविता है या पुस्तक है, तो शरद जोशी की आपको मैंने एक और बुक याद कराई है, उसका नाम क्या था, उसका नाम था जीप पर सवार इल्लियाँ। इसके अलावा जो अन्य इनकी रचना है उसके नाम है यत्र तत्र सर्वत्र, इम्पोर्टेंट है, नदी में खड़ा कवि, और 2 व्यंग नाटक। 2 व्यंग नाटक, यत्र तत्र सर्वत्र और नदी में खड़ा कवि, ये तीनों ही रचना है डॉक्टर शरद जोशी की। फिर निम्न में से कौन सा किला भारत में किलों के मोती के रूप में जाना जाता है, तो इस किले का नाम है ग्वालियर का किला। ग्वालियर के किले को किलों के मोती के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चित्रगुप्त मंदिर कहाँ स्थित है। चित्रगुप्त मंदिर बहुत ही फेमस है, जो कि स्थित है कहाँ पर, खजुराहो में। और खजुराहो एमपी का बहुत फेमस स्थल है, क्योंकि ये क्या है, ये मध्य प्रदेश की में स्थित वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, यह वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में 3 स्थान है, जैसे कि खजुराहो, भीमबेटका और पचमढ़ी, तीनों ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। और चित्रगुप्त मंदिर जो कि खजुराहो में स्थित है, और खजुराहो को सन 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, वन रिपोर्ट के अनुसार, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है,
तो इसका सही आंसर है 25.14% भूभाग पर मध्य प्रदेश में वन है। और यह रिपोर्ट थी 2019 के अनुसार। किंतु आपसे पूछा जाए 2021 के अनुसार, तो 2021 के अनुसार जो मध्य प्रदेश में वनों का प्रतिशत हो गया है वह हो गया है 30.71%। ध्यान रखना है, 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश की भूमि के 30.71% भूभाग पर क्या है, वन है। और 2021 रिपोर्ट में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट दिया है जो किसी बहुत ही एग्जाम में पूछा गया है कि सर्वाधिक वन प्रतिशत या सर्वाधिक भूभाग पर जो वन है वह किस राज्य में है। तो प्रतिशत वाइज है यह मिजोरम। मिजोरम में लगभग 84.5% भूभाग पर क्या है, वन। किस राज्य का नाम बताया मैंने, राज्य का नाम है मिजोरम। और मिजोरम में 84.5% भूभाग पर वन है। मध्य प्रदेश में 30.71% भूभाग पर वन है। और क्षेत्रफल वाइज पूछा जाएगा तो सर्वाधिक वन भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में खनन निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई। तो मध्य प्रदेश खनन निगम लिमिटेड की स्थापना की गई सन 1962 में। मध्य प्रदेश सरकार का एकाधिकार किस में है। तो हीरा खनन में मध्य प्रदेश का एकाधिकार है। मध्य प्रदेश भारत में तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य है। तो सबसे बड़ा सर्वाधिक तेंदुपत्ता कहाँ उत्पादित होता है, मध्य प्रदेश में। हीरा भी कहाँ उत्पादित होता है, मध्य प्रदेश में। पोर्सिलेन फिल्टर का उपयोग विशेष रूप से किस प्रेरक एजेंट को छानने के लिए किया जाता है। तो पोर्सिलेन फिल्टर का प्रयोग बैक्टीरिया को छानने के लिए किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया, एज इट इज़ रिपीट हो सकता है। तो जब रिपीट होगा ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। जो पोर्सिलेन फिल्टर है, पोर्सिलेन फिल्टर का प्रयोग किया जाता है बैक्टीरिया को छानने के लिए। जल प्रदूषक के मामले में इनमें से कौन सा अपवाद है। तो तेल फैलाव जल प्रदूषण का कारण है, बिल्कुल। डिटर्जेंट का उपयोग भी जल प्रदूषण का कारण है। सीवेज भी जल प्रदूषण का कारण है। किंतु हाइड्रीला एक जली पौधा है जो कि जल में, समुद्र में गहराइयों में पाया जाता है। यह किसी भी प्रकार से जल प्रदूषक का कारक नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सौर मंडल में से ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर सर्वाधिक मात्रा में पानी है। तो इसका सही आंसर है पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी के 71% भूभाग पर पानी है। दूषित हवा, पानी, भोजन और रोग वाहकों से फैलने वाले रोगों को क्या कहते हैं। तो जो रोग वाहकों के कारण फैलते हैं उसे कहते हैं संक्रामक रोग। जो रोग इधर से उधर फैलने लगते हैं, एक जीव से दूसरे जीव में फैलते हैं, वे रोग कहलाते हैं संक्रामक रोग। और ये किन के कारण से, हवा, पानी, भोजन या रोग वाहक के कारण फैलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एड्स के रोग निदान के लिए किस परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। तो एड्स की पहचान के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है एलिसा टेस्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षय रोग, जिसे हम बोलते हैं टीबी, इसका रोगाणु कौन सा है। तो जो टीबी रोग होता है वो होता है एक बैक्टीरिया के कारण जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, आपको ध्यान रखना है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। रबी की फसल कब उगाई जाती है। तो रबी की फसल उगाई जाती है सर्दी में। रबी की फसल कब उगाई जाती है, सर्दी में। ऐसे क्वेश्चन पटवारी में भी आए थे, इस एग्ज़ाम में भी आए हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और अब कौन सी फसल रबी की है, कौन सी खरीफ की है, ये भी पूछा जाता है। तो रबी की फसल बोई जाती है सर्दी में, जबकि खरीफ की फसल बोई जाती है वर्षा ऋतु में। और रबी की फसल कौन कौन सी है। तो रबी की फसल आपको ध्यान रखना है जो कि कब बोई जाती है, शीत ऋतु में। और इनके नाम है गेहूँ, चना, मटर और जौ। कौन कौन सी है, गेहूँ, चना, मटर और जौ। इम्पॉर्टेंट, जौ को ध्यान रखना है, जो कई बार गलत हो जाता है। तो गेहूँ, चना, मटर, जौ तीनों ही रबी की फसल हैं और ये सर्दी में बोई जाती हैं। निम्न में से कौन सा एक तेल उत्पादक फसल है। तो तेल उत्पादक फसल ये तीनों ही हैं, सरसों, सूरजमुखी और मूंगफली। तीनों से ही तेल का उत्पादन किया जाता है। आचार विज्ञान का अध्ययन क्या है। तो जिसमें आचार विज्ञान का अध्ययन किया जाता है उसे बोलते हैं व्यवहार परक विज्ञान, या इंग्लिश में बिहेवियरल साइंस। एक या एक से अधिक रूपात्मक रूप से समान अंतःप्रजनन करने वाले व्यक्तिगत का एक समूह है जो आनुवांशिक रूप से अलग अलग और प्रजनन रूप से एक दूसरे से अलग होते हैं। अर्थात आनुवांशिक रूप से और प्रजनन रूप से एक दूसरे से अलग होते हैं। यह डेफिनेशन है जो कि एज इट इज़ आपको ध्यान रखनी है, और इसे कहा जाता है प्रजातियाँ। एक या एक से अधिक रूपात्मक रूप से समान अंतःप्रजनन करने वाले व्यक्ति का एक समूह है जो आनुवांशिक रूप से अलग और प्रजनन रूप से दूसरे से अलग होते हैं, इसे प्रजातियाँ कहा जाता है। निम्न में से कौन सा
व्यक्तिगत स्तर पर वायु प्रदूषण को कम करने का तरीका नहीं है, तो हमें सूखे पत्ते और कागज़ों को खुले में नहीं जलाना चाहिए, ये इसका सही आंसर होगा, क्योंकि सूखे पत्ते और कागज़ खुले में जलाने से वायु प्रदूषित होती है। तनाव की स्थिति के दौरान पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियों द्वारा खालिस्तान उत्पादित किया जाता है, तो पेनिसिलियम क्या उत्पादित करता है? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेनिसिलियम है क्या। तो पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम एक प्रकार का फफूंद है या फंगी है, और यह क्या उत्पादन करता है? ये पेनिसिलियम उत्पादित करता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन का उत्पादन करता है कौन? पेनिसिलियम। और पेनिसिलियम किसे कहते हैं? तो पेनिसिलियम एक प्रकार का क्या है? पेनिसिलियम एक प्रकार का फफूंद है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कोयले का प्रथम चरण क्या होता है? तो जो कोयला बनना की प्रोसेस है, कोयले बनने की प्रोसेस का जो प्रथम चरण होता है उसे बोलते हैं पीट। जब सबसे पहले वनस्पति कोयले में बदलती है तो उसकी प्रारंभिक चरण को बोला जाता है पीट, और इसमें ही कार्बन की सर्वाधिक न्यूनतम मात्रा होती है, और लगभग 40% कार्बन होता है किसमें? पीट में। निम्नलिखित में से सही युग्म को पहचानना था। बुर्रा काथा किससे संबंधित है? तो बुर्रा काथा संबंधित है आंध्र प्रदेश से। बुर्रा काथा क्या होता है? इसमें स्टोरी टेलिंग की एक प्रोसेस है, मतलब कहानी बताने की एक परंपरा है, जिसमें कि गाने के साथ कहानी बताई जाती है, और बुर्रा काथा संबंधित है आंध्र प्रदेश से। भुगतान बैंक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक क्या नहीं कर सकता है? तो पेमेंट बैंक आपको लोन नहीं दे सकता है, यह इसका सही आंसर होगा। इसके अलावा पेमेंट बैंक क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर सकता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का मतलब भी वही होता है कि उधार उससे आप पैसे निकाल सकते हैं क्रेडिट पे। घड़िया पूजा और पिलक महोत्सव, पिलक महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। पिलक महोत्सव किससे संबंधित है? तो पिलक महोत्सव जो संबंधित है वह है त्रिपुरा से। पिलक महोत्सव और घड़िया पूजा किस राज्य से संबंधित है? तो पिलक महोत्सव संबंधित है त्रिपुरा से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से रिलेटेड था कि जो होम रूल लीग आंदोलन था, होम रूल लीग आंदोलन के गठन के दौरान कौन से दो व्यक्ति शामिल थे? तो होम रूल लीग आंदोलन में संबंधित है डॉक्टर एनी बेसेंट और गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने ही होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की थी। कब की थी? तो ये भी पूछा जा सकता है, सन 1916 में। होम रूल लीग आंदोलन के गठन 1916 में किन दो व्यक्तियों द्वारा? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक से संबंधित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, सेकेंड 5 ईयर प्लान के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो आपको याद होना चाहिए कि दूसरा 5 ईयर प्लान कब से कब तक का था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी 1956 से लेके 1961 तक के लिए, और 1956 और 61 के दौरान प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। निम्न में से कौन सा भारत और श्रीलंका, जो भारत और श्रीलंका है उसको अलग अलग करता है? पाक जल डमरू मध्य, जो भारत और श्रीलंका के बीच में अलग अलग करने वाली जो पानी की समुद्र की स्थान है उसे कहा जाता है पाक जल डमरू मध्य। वर्ल्ड सीरीज हॉकी में मध्य प्रदेश की हॉकी का टीम का नाम था भोपाल बादशाह। मध्य प्रदेश की जो हॉकी टीम है जो कि किसमें वर्ल्ड सीरीज में भाग ले रही थी उसका नाम है भोपाल बादशाह। मध्य प्रदेश राज्य का पहला 10 मंजिला औद्योगिक अनुसंधान पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इंदौर में। इंदौर में ही मध्य प्रदेश का पहला 10 मंजिला औद्योगिक अनुसंधान पार्क स्थापित किया जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कच्छा और मच्छा के दो बड़े बलुआ पत्थरों के चित्र कहाँ मिलते हैं? तो कच्छा मतलब कछुआ और मच्छा मतलब मछली, इन दोनों ही दो बड़े बलुआ पत्थर के चित्र मिलते हैं हमें कारीतलाई में। कारीतलाई इसलिए आपको टफ लग रहा है क्योंकि आपको इसका ज़िला नहीं पता है, पर आपको इसका ज़िला भी ध्यान रखना है कि कच्छा और मच्छा दो बलुआ पत्थर के चित्र हमें कटनी जिले के कारीतलाई में मिलते हैं। फिर आगर मालवा के बैजनाथ महादेव मंदिर की शिखर की ऊंचाई 50 फीट। तो इसमें ऊंचाई बहुत ही टफ पूछ लिया था, अगर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होता है तो आपका सही होना चाहिए कि जो आगर मालवा का बैजनाथ महादेव मंदिर है, आगर मालवा का कौन सा? बैजनाथ महादेव मंदिर है, यहाँ के शिखर की ऊंचाई 50 फीट है। इंपॉर्टेंट और कई बार रिपीट क्वेश्चन, अजयगढ़ का किला कहाँ है? अजयगढ़ का किला है पन्ना में, और ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना लगभग 1वीं शताब्दी में हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री, व्यक्ति का नाम है डॉक्टर लीला जोशी। लीला जोशी को जो पद्मश्री मिला था उन्हें किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया था? तो लीला जोशी को मेडिसिन या दवा
चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। और डॉक्टर लीला जोशी को ही मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो लीला जोशी जो कि मध्य प्रदेश की मदर टेरेसा कहलाती हैं, इन्हें दवा या मेडिसिन के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। निम्न में से कौन सा 5वीं शताब्दी से हथकरघा बुनाई का केंद्र रहा है? तो हथकरघा बुनाई का केंद्र महेश्वर। ध्यान रखना है, 5वीं शताब्दी से हथकरघा बुनाई का केंद्र महेश्वर रहा है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु की शुरुआत कब होती है? तो मध्य प्रदेश में शीत ऋतु शुरू होती है नवंबर से। तभी से कौन सी फसल बोई जाती है? रबी की। भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान है। पहला आपको ये ध्यान रखना है कि वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? भोपाल में। अब इसका पूछा है क्षेत्रफल, तो वन विहार जो कि भोपाल में है, इसका क्षेत्रफल है 445 हेक्टेयर। अगर किलोमीटर में पूछे जाएँ तो 4.45 वर्ग किलोमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पेंच टाइगर रिजर्व की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी कौन सी है? तो पेंच टाइगर रिजर्व की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ी है काला पहाड़। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि पेंच टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो पेंच टाइगर रिजर्व है सिवनी में। मध्य प्रदेश के पहले राज्य बार काउंसिल के अध्यक्ष कौन थे? तो पहले बार काउंसिल के अध्यक्ष थे R.S. दाबिर। रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, R.S. दाबिर पहले बार काउंसिल के अध्यक्ष थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन कईयों बार एग्जाम में आया गया है, सन 2000 में हुआ था। IMF सदस्य भी मैंने जो आपको पहले बताया था कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वही क्वेश्चन पूछ लिया था मध्य प्रदेश की कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2022 में, और इसका सही आंसर 190। IMF के सदस्य हैं 190, और इसके जो मुख्यालय है वह है वाशिंगटन DC में। अब फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो लेक्चर है, मैं चाहता तो 10 क्वेश्चन लेता, उसके ऑप्शन लेता और वीडियो बहुत लंबा हो जाता, किंतु हमारा उद्देश्य जल्द से जल्द जितने भी 50 दिन 40 दिन पेपर चले थे कांस्टेबल के, सारे क्वेश्चन को एक जगह एग्जाम इकट्ठा कर लेना और उसको आपको रिवाइज कराना, ताकि उसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो आपका बिल्कुल भी गलत ना हो। पूछा गया था पानी का आणविक द्रव्यमान, तो पानी का द्रव्यमान होता है 18। क्यों? पानी का फॉर्मूला है H2O, ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16 और हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1। तो यहाँ से आ जाता है वाटर का द्रव्यमान होता है 18। ध्यान करने से क्या सुधारा जा सकता है? तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ध्यान करने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य सुधर सकता है। फिर नेक्स्ट पूछा गया था फाइलाथेलोफाइटा। फाइलाथेलोफाइटा का कौन सा वर्ग पूर्ण रूप से एकल कोशिका वाला है? तो फाइलाथेलोफाइटा का कौन सा वर्ग? बैक्टीरिया वर्ग पूर्ण रूप से एकल कोशिका वाला है। किसे जीवन के अणु? तो जीवन का अणु कौन है? जीवन का अणु है पानी। अगर पानी नहीं होगा तो जीवित नहीं रह सकते हैं, तो जीवन का अणु के रूप में भी जानते हैं पानी को। पानी के माध्यम से रोगों के प्रसार को रोकने के लिए कौन सी सावधानी नहीं बरतनी चाहिए? तो नहीं पूछा है तो क्लोरीन युक्त पानी पिएं, ये बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। और क्यों? क्योंकि क्लोरीन युक्त पानी पीने से हमें रोग नहीं होते हैं, इसका सही आंसर यही होगा। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सी सावधानी नहीं बरतनी चाहिए, तो सारी सावधानियाँ लिख दी थी कि इन्हें नहीं करना चाहिए, किंतु इसे क्लोरीन युक्त पानी पीना चाहिए, ये इसका सही आंसर। भारत में खालिस्तान उल्लेखनीय जैव विविधता हॉटस्पॉट है जहाँ 1500 से अधिक पौधों की प्रजातियाँ पाई जाती है। पश्चिमी घाट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पश्चिमी घाट भारत में 1500 से अधिक स्थानिक पौधों की प्रजातियों को समावेश किए हुए हैं, और यहाँ पे बहुत ही विरले प्रकार की जैव विविधता का क्षेत्र है। निम्न में से क्या रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो बर्फ़ का पिघलना कहीं से लेकर कहीं तक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में चीज़ों को फिर से पुनः दूसरे रूप में नहीं बदला जा सकता है, किंतु बर्फ़ को पिघला के पानी बनाया जा सकता है और पानी को जमा के बर्फ़ बनाया जा सकता है। तो यह एक प्रकार का क्या है? भौतिक परिवर्तन। किस उद्देश्य के लिए मैनोमीटर? तो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। दबाव या प्रेशर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? नैनोमीटर का। फिर नेक्स्ट है, एक औसत वयस्क में लगभग कितनी मृत त्वचा होती है? तो मृत त्वचा का भाग है 2 किलो। ऐसा ही याद रखना है कि 2 किलो मृत त्वचा का भाग या वजन होता है। यदि कोई व्यक्ति पीला दिखाई देता है, थका हुआ महसूस करता है और चोट लगने के बाद ठंड का अनुभव करता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वह व्यक्ति सदमे, अर्थात इसको इंग्लिश में ध्यान रखेंगे, उसको सदमे का अनुभव कर रहा है। मीटर कन्वेंशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीटर कन्वेंशन किस वर्ष हुआ? तो मीटर कन्वेंशन हुआ था 1875 में। जब जो मैट्रिक पद्धति को अपनाई गई थी उसे ही बोलते हैं मीटर कन्वेंशन, और यह हुआ था सन 1875 में। कौन सा जो लेंस है
जो प्रतिबिंब हमेशा सीधा, आभासी और वस्तु के आकार में छोटा, तीनों चीज़ याद रखना है। एक तो सीधा प्रतिबिंब बने, प्रतिबिंब आभासी बने और प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बने। क्या मैंने कहा? आभासी बने, सीधा बने और वस्तु से छोटा बने। तो ये लेंस कौन सा होगा? अवतल लेंस। अवतल लेंस से प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। फोम का उदाहरण क्या है? तो फोम का उदाहरण है शेविंग क्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन था चुनाव आयुक्त का कार्यकाल, मतलब चुनाव आयुक्त से संबंधित अलग अलग तथ्य दिए गए थे और पूछा गया था कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें लिखा गया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। फिर नेक्स्ट है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम संख्या होती है 20। द्वीपों के समूह को क्या कहते हैं? तो द्वीपों के समूह को आर्कीपिलागो कहा जाता है। इंग्लिश वर्ड है, ध्यान रखना है। इसे आइसलैंड भी कहते हैं और आर्कीपिलागो भी द्वीपों के समूह को कहा जाता है। जैसे अंडमान निकोबार जो द्वीप हैं वह क्या उदाहरण है? ये उदाहरण है आइसलैंड के या फिर आर्कीपिलागो के। निम्न में से कौन सा तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे? तो कौटिल्य, इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य कौन थे? कौटिल्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाते थे? राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। नमामि गंगे प्रोग्राम किस प्रधानमंत्री ने प्रारंभ किया था? तो जो नमामि गंगे प्रोग्राम है ये नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया था। क्वेश्चन पूछा है कि दीपक राग कब गाया जाता है? तो दीपक राग रात में गाया जाता था। निम्न में से किस अवसर पर प्रसिद्ध कजरी लोक नृत्य गाया जाता है? तो जो कजरी लोकगीत है यह बुवाई के समय, बोनी के समय जो लोकगीत गाया जाता है उसका नाम क्या है? कजरी। वंगला त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? वंगला मनाया जाता है मेघालय में। इंपॉर्टेंट है, वंगला बनाया जाता है मेघालय में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है? तो यह प्रस्तावित है सागर जिले में। सागर जिले में प्रस्तावित है भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभ्यारण्य। कैप्टन वरुण सिंह का हाल ही में निधन हो गया था, वे किससे संबंधित है? ये हैं भोपाल से। कैप्टन वरुण सिंह जिन्हें एक हवाई दुर्घटना में जिनका निधन हुआ, यह हैं भोपाल के। इनमें से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है? तो कौन कौन से दिए जाते हैं पहले वो देख लो। इकबाल सम्मान, राष्ट्रीय इकबाल सम्मान मध्य प्रदेश सरकार देती है। किशोर कुमार सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार देती है। मैथिली शरण गुप्त सम्मान भी मध्य प्रदेश सरकार देती है। किंतु डॉक्टर मोहम्मद रफ़ी वाला सम्मान मध्य प्रदेश सरकार नहीं देती है। कौन से देती है? इकबाल, किशोर कुमार और मैथिली शरण गुप्त। फिर नेक्स्ट पूछा गया है पातालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? तो पातालेश्वर महादेव मंदिर है अमरकंटक में। ये पर्यटन से संबंधित कई क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जा रहे हैं जो कि टफ भी होते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ पूछ ली जाती है जो लगभग उसी जिले का व्यक्ति ही बता पाता है। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार ने क्विज़ प्रतियोगिता आयोजित की है, मध्य प्रदेश सरकार का पर्यटन विभाग एक क्विज़ आयोजित करता है हर वर्ष, उसमें जो भी क्वेश्चन दिए हैं वो एज इट इज़ हर एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो एक सीरीज़ हम लाएंगे जिसमें कि मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग के सारे क्वेश्चंस को हम उसमें रिवाइज करेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे, ताकि व्यापम अगर उनमें से कोई क्वेश्चन पूछता है तो वह आपका गलत ना हो। निम्न में से कौन सा जिला चंबल संभाग में नहीं है? तो चंबल संभाग में मात्र 3 जिले हैं जिनके नाम है भिंड, मुरैना और श्योपुर, जबकि विदिशा जिला इसके अंतर्गत नहीं आता है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता माखनलाल चतुर्वेदी का विश्वविद्यालय स्थित है भोपाल में। ध्यान रखना है, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय स्थित है भोपाल में। रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य है रायसेन में। मध्य प्रदेश वन उपज व्यापार अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो 1996। इसका पूरा सही आंसर नहीं लिखा है, इसका सही आंसर होगा 1969 में। क्या आंसर है इसका? मध्य प्रदेश वन्य उपज व्यापार अधिनियम 1969 में अधिनियमित किया गया। हरदा जिले में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो हरदा जिले में काली मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन पूछा था कि विश्व के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश में कौन शामिल नहीं है? तो पाकिस्तान कहीं से लेकर कहीं तक तेल निर्यातक नहीं है। यह भी भारत की तरह दूसरे देशों से तेल आयात करता है और तेल निर्यातक हैं सऊदी अरब, अमेरिका और रसिया। जल एक खालिस्तान संसाधन है,
ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन पेपर में 2 बार पूछा जा चुका है कांस्टेबल के ही। एक बार जल को बताया उन्होंने गैर नवीनीकरणीय और एक बार क्वेश्चन में बताया गया है नवीनीकरणीय, जबकि इसका सही आंसर होगा जल कैसा है, जल का पुनर्चक्रण किया जाता है, तो जल एक प्रकार से नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। फल खाने को कैसा माना जाता है, तो बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन था, फल खाना स्वास्थ्यप्रद है। निम्न में से कौन सा फाइला थैलोफाइटा के वर्ग शैवाल से संबंधित नहीं है, तो लामिनारिया। लामिनारिया फाइला थैलोफाइटा वर्ग शैवाल से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन सा टेरिडोफाइट्स का सदस्य नहीं है, तो टेरिडोफाइट्स का सदस्य नहीं है मार्केंसिया और रिक्सिया। जो वर्ग और समूह दिए हैं अलग अलग वनस्पति और जंतु जगत के, वो याद करने में थोड़े टफ होते हैं, तो इसको आप एक बार ध्यान से याद कर लीजिएगा। फिर भी आप क्वेश्चन ध्यान रखिए, टेरिडोफाइट्स का सदस्य नहीं होते हैं मार्केंसिया और रिक्सिया। एक खालिस्तान को उसी प्रकार के पौधे के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए उगाया जाता है। तो बड़े पैमाने पर खाद्य पदार्थ के उत्पादन के लिए किसे उगाया जाता है, उन्हें कहा जाता है फसल को। एनाल्जेसिक दवा, ध्यान रखना है कौन सी दवा, एनाल्जेसिक दवा खालिस्तान में कार्य करके चुनिंदा दर्द राहत देती है, तो सीएनजी में। सीएनजी ये हमारे इसको अफेक्ट करती है और काय से राहत देती है, दर्द से। निम्न में से कौन सा फाइबर लकड़ी के गूदे से बनता है, तो जो फाइबर लकड़ी के गूदे से बनता है उसका नाम है रेयान। रेयान काय से बनता है, लकड़ी के गूदे से, और रेयान एक प्रकार का फाइबर है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है, तो कमरे के तापमान पर सभी को पता है पारा तरल अवस्था में होता है, इसीलिए पारे का उपयोग थर्मामीटर में करते हैं। एक व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है क्योंकि उसका अग्नाशय हार्मोन किसका उत्पादन नहीं कर रहा है, अर्थात जो उसका अग्नाशय है वो कौन सा हार्मोन नहीं बना पा रहा है, तो इसका नाम है इंसुलिन। जो व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित होता है उसका अग्नाशय इंसुलिन हार्मोन का निर्माण नहीं कर पाता है। डिप्थीरिया किसका एक गंभीर संक्रमण है, तो डिप्थीरिया के कारण प्रभावित होता है हमारा नाक और गला। एक लड़की बैठी हुई अवस्था में झूले पर झूल रही है और जब वह खड़ी हो जाती है तो झूले का परिक्रमण काल क्या होता है, क्योंकि जैसे ही वह खड़ी हो जाती है तो जो झूले का परिक्रमण काल होता है वह कम हो जाता है। निम्न में से किसका उपयोग आवर्धक कांच के रूप में किया जाता है, तो आवर्धक कांच के रूप में उत्तल लेंस, जो मैग्नीफाइंग लेंस कांच होता है उसका उपयोग, उसमें किसका उपयोग होता है, उसमें उत्तल लेंस का उपयोग होता है। बेंजीन का आणविक द्रव्यमान कितना है, तो बेंजीन का आणविक द्रव्यमान होता है 78U। MODWS का फुल फॉर्म क्या है, MODWS का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन। तो ये जो क्वेश्चन थे ये लगभग 4 से 5 पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चन को इकट्ठा हमने रिवाइज किया है और याद करा है। एक बार आप और फिर से इस वीडियो को देखेंगे और रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो इस सीरीज़ में हम सारे पेपर को कवर करने वाले हैं। कांस्टेबल के लगभग इसमें 40 से 50 दिनों तक पेपर चले थे और फिर उन क्वेश्चंस में जो 35 से 36 क्वेश्चन आए हैं काय के, एक तो साइंस के आए हैं, एमपी के आए हैं और जीके के आए हैं। इसको पहले एक साथ याद करेंगे, फिर इसको अलग अलग भी कर देंगे कि एमपी के क्वेश्चंस की सीरीज़ अलग, साइंस की अलग और जीके की अलग, और उसमें जब हम अलग पढ़ने वाले रहेंगे तब उससे रिलेटेड और भी फैक्ट को उसमें इंक्लूड किया जाएगा ताकि उससे संबंधित अन्य प्रश्न भी आपके सही हों। तो पहला मेन उद्देश्य क्या होना चाहिए कि व्यापम की कांस्टेबल की पुरानी 2 वर्षों की परीक्षा में जो सारे क्वेश्चन आए वो आपको रटे हों, क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं और 35 में से अगर 7-8 क्वेश्चन रिपीट आने वाले हैं तो उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन का सहारा लेना पड़ेगा। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम लगभग फिर 50 से 60 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। थैंक यू।